अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। रबी फसलों की थ्रेशर पर गहाई करते समय ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें। आंवले का मुरब्बा बनाकर ले रहे अधिक मुनाफा, एक सफल किसान से मुलाकात। अच्छी आय के लिए कैसे करें मूंग के साथ स्वीट कॉर्न मक्के की बुवाई। हमारे राज्य में अधिकतर रबी फसलें कटाई के लिए तैयार हैं और कुछ किसानों ने तो इनकी कटाई भी शुरू कर दी है। ऐसे में हमारे जो किसान भाई इन कटी हुई रबी फसलों की गहाई थ्रेशर से करते हैं, उन्हें गहाई के समय कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है, तभी उन्हें उपज का अच्छा बाजार भाव मिलेगा, साथ ही वो होने वाली दुर्घटना से भी बच सकेंगे। तो थ्रेशर से फसलों की गहाई करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना के वैज्ञानिक डॉक्टर देवेंद्र सिंह। और इस समय हम चर्चा करेंगे कि जो आजकल थ्रेशर या कटर आ रहे हैं, उससे जो हम कैसे जो है आप अपना जो सरसों है, गेहूं है, उसकी निकासी करें। जो है किसान भाइयों, अभी रबी फसलों की कटाई का समय चल रहा है और मौसम में हो रहे बदलाव को देखते हुए आप खेतों में खड़ी फसलों की कटाई करने के बाद उन्हें खलिहान में सुखाकर तुरंत थ्रेसिंग करें, जिससे आपकी फसलों को ओलावृष्टि और बरसात से कोई नुकसान ना हो पाए। किसान भाइयों की आजकल जो है सभी लोग थ्रेशर और कटर का उपयोग करते हैं, क्योंकि इससे जो है हम 1 घंटे में करीब 6 कुंटल 7 कुंटल से लेकर के 10 कुंटल प्रति घंटे की दर से जो है हम इसकी निकासी कर सकते हैं। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और उससे जो है कभी कभी जो है मौसम बहुत तेज़ी से ख़राब होता है और उससे जो है हमारा जो फसल है, जो आदान है, वो भी हमारा घर नहीं आ पाता और खलिहान में ही ख़राब हो जाता है। लेकिन अब जो है ऐसी व्यवस्थाएं हो गई हैं कि हम अगर उसको ढक के भी रख सकते हैं और त्रिपाल का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा ये कि हम कम समय में जो अधिकतम जो है उसको जो है अगर हमको बीच में समय मिलता है तो हम जो है गल्ले को तुरंत निकाल करके और उसको जो सुखाने के बाद में हम स्टोर कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले ये कि हमें ये देखना है कि जो हमारा अनाज है या तिलहन है या दलहन है, तो उसके हिसाब से हमको चलनी का एडजस्टमेंट करना है और फसल के अनुसार जो हम चलनी का जो चुनाव करें और उसको चलने को जो बदल लें, तो उससे क्या होगा कि उससे जो हमारा कचरा है वो कचरा अलग निकलेगा और दाना अलग निकलेगा और उसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरा ये कि जो आरपीएम रहते हैं, आरपीएम को भी हम फसल के हिसाब से निर्धारित करें, क्योंकि अधिक आरपीएम पे चलाने पर जो है उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि हमारा दाना भी कट जाता है और दाना जो है भूसे के साथ में चला जाता है। तो हमें फसल के अनुसार जो आरपीएम निर्धारित करना है। सरसों हैं, गेहूं हैं या चना है, मटर है, जो भी आप निकाल रहे हैं, जो भी थ्रेसिंग कर रहे हैं, तो उस पर हमको ये सावधानी बरतनी है। हमारे कुछ किसान भाई फसलों की थ्रेसिंग करते समय लापरवाही करते हैं, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए आप थ्रेसिंग करते समय इन बताई जा रही सावधानियों को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। दूसरा ये कि किसान भाइयों की आप आजकल देख रहे हैं कि छोटी छोटी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं जब हम थ्रेसिंग करते हैं।
क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ भी थ्रेसिंग लगाना है वहाँ पर हाई टेंशन लाइन वगैरह नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि जो भी मजदूर कार्य कर रहे हैं वो ढीले कपड़े नहीं पहने, क्यों कभी कभी क्या होता है कि ढीले कपड़े पहनते हैं और कहीं उलझ जाते हैं, तो उससे जो है कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जैसे कभी कभी आग वगैरह लगने की संभावनाएं हो जाती हैं, तो वहाँ पानी की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए खलिहान के पास में, जिससे कि कोई भी दुर्घटना होने पर हम जो है उससे जो है बचाव कर सकें। तो एक चीज़ और ध्यान रखना है, क्यों कभी कभी हम नई मशीनरी का प्रयोग करते हैं या हमारी मशीनरी खड़ी रहती है, तो उस समय हम देखते हैं कि उसमें जो है मशीनरी को जब चलाने से पहले उसको जो है हम पहले वो ये सुनिश्चित कर लें कि कहीं कोई हमारा जो है नट बोल्ट लूज तो नहीं है। तो समय समय पर हम उसको मशीन को चेक भी करते रहें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारी मशीन में कोई भी पार्ट ढीला हो जाता है और हम उसको चलाते रहते हैं, तो कभी कभी हादसा भी हो जाता है। तो इसलिए उससे बचने के लिए हम पहले उसको जो है ये सुनिश्चित कर लें कि हमारी मशीन ओके है, और ओके होने के बाद ही मशीन को चलाएं, और बीच बीच में भी उसको जो है टेस्ट करते रहें, तो निश्चित रूप से जो दुर्घटनाएं होती हैं उन दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। किसान भाइयों, थ्रेसिंग करने के बाद फसलों के उत्पाद को अधिक दिनों तक सुरक्षित भंडारण करने के लिए आप क्या करें और थ्रेसर खरीदने पर सरकार द्वारा कितना अनुदान दे है, आइए जानते हैं। उससे कि जब हम गल्ले को निकालते हैं तो उस समय उसमें काफ़ी नमी रहती है, तो किसान भाइयों उस समय ये भी हमें देखना है कि इसमें नमी को कम करने के लिए हमें क्या करना है कि उसको जो है धूप में पहले सुखाओ और सुखाने के बाद में छाया में रखो, और उसके बाद में हमें स्टोर करना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि खलिहान में हम जब धूप में उसको निकालते हैं और धूप में सुखाने के बाद तत्काल हम जो है ठंडे स्थान पर रख देते हैं, स्टोर कर देते हैं, तो उसमें कीड़े बीमारी पनपने की काफ़ी संभावना रहती है। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम उसको सुखाएं और सुखाने के बाद में छाया में ठंडा करें, और ठंडा करने के बाद में जो हम उसका जो है प्रयोग करें। तो किसान भाइयों आप इस तरह से अगर करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी फसल है समय से हम उसकी निकासी कर सकते हैं, और समय से निकासी करने के बाद में हम समय से उसको स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि जो स्टोर होने में जो नुकसान होता है उससे जो है हम बच सकते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि जो भी थ्रेसर आ रहे हैं वो करीब 1 से लेकर के 1.25 लाख रुपए तक कीमत है इसकी, और शासन इस पर 50% तक अनुदान भी दे रहा है, और कीमत जो है ये अलग अलग कंपनी की अलग अलग हो सकती है। तो किसान भाइयों जब भी आप इसको लें तो अच्छी कंपनी का लें, ISI मार्क का लें, और उस पर जो शासन द्वारा अनुदान है आप कहीं से भी खरीद करके और शासन को आप जो है अनुदान उससे ले सकते हैं, तो जिससे कि इसका जो अधिकतम प्रयोग करें। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारी। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आंवला की खेती अपने राज्य में बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन बहुत बार मंडी में आंवला के फलों की अधिक आवक होने की वजह से किसानों को अधिक बाजार भाव नहीं मिल पाता है। ऐसे में किसान अपने आंवले के फलों को औने पौने भाव में बेच देते हैं। मगर आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाते हैं जिन्होंने बाजार भाव के उतार चढ़ाव के चलते खुद ही आंवला के फलों का मुरब्बा बनाकर अच्छी आमदनी हासिल की है। तो देर किस बात की, चलिए मिलते हैं राजस्थान के जिला जयपुर के इस एक प्रगतिशील किसान मुकेश चौधरी से। मैं एक किसान हूँ और मैंने ये आंवले का कुछ आंवला प्रोडक्ट का कुछ काम कर रखा है, लघु उद्योग लगा रखा है। हमारे जो हरे आंवले हम हमारे फार्म से तोड़ के लेके आते हैं वो हम इसमें डालते हैं होद के अंदर, जहाँ पे ये धुल भी जाते हैं और 5-10 दिन रह भी जाते हैं पानी के अंदर, खराब नहीं होते। आंवला के फलों को धोने के बाद में इन फलों में छेद करते हैं ताकि इनमें चीनी आसानी से अंदर चली जाए और इन फलों का खट्टापन बाहर निकल जाए। तो आइए जानते हैं इन्हीं से कि इस कार्य को किस तरीके से करते हैं। अरे आंवले को फिर इस मशीन में डालते हैं। इसके अंदर स्टील की पिन लगी हुई है जो इस आंवले में छेद कर देती हैं। आंवले में छेद अपने इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें जो चीनी अंदर जाती है और इसका खट्टापन है वो बाहर आ जाता है। और इसमें जब आंवला पिंच हो जाता है उसके बाद में इसको गर्म करते हैं भट्टी के ऊपर।
जब आंवला पिंच हो जाता है तो उसको इस यहाँ पे इस भगोने में ले आते हैं और इस भट्टी पे इनको उबालते हैं और इनको इतना उबालते हैं कि आंवला फटे ना और नरम हो जाए। और जब आंवला उबल जाता है तो उसके बाद में इसको फिर एक बार साफ पानी से धोते हैं। आंवला के फलों को उबालने के बाद उन्हें ठंडा करने के लिए पानी में डालते हैं, जिससे आंवलों का खट्टापन भी बाहर निकल जाता है। जब आंवला उबल जाता है तो इस होद में पानी भरा रहता है और वो आंवला इसमें डालते हैं तो आंवला ठंडा भी हो जाता है और उसमें इसके अंदर सेब भी रहता है। जब आंवला 10-12 घंटे इसमें पड़ा रहता है तो इसमें खट्टापन बाहर आता है, जो उस खट्टेपन को उस पानी को बदल देते हैं, उस पानी को निकाल देते हैं, नया पानी भर देते हैं। इससे 2-3 जब ये विधियाँ करते हैं तो आंवले में काफ़ी खट्टापन बाहर निकल जाता है। आंवलों का खट्टापन बाहर निकलने के बाद इसको चीनी की चाशनी के घोल में डाल दिया जाता है। तो किस प्रकार से इन फलों को चाशनी में डालें, क्या है ये प्रक्रिया, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। जब आंवला ओद में वहाँ से जब उसका खट्टापन बाहर निकाल देते हैं तो उसके बाद में उस आंवले को लेके आते हैं इस ड्रम के अंदर। इस ड्रम में आने के बाद में इसमें चाशनी रहती है और जैसे अपन बोलते हैं कि 2 तार की चाशनी है, लगभग इसका वृक्ष 60 वृक्ष के लगभग होता है। तो इस ड्रम में वो चाशनी रहती है और इस आंवले को डाल देते हैं। जब ये आंवला इसमें डला रहता है तो इसमें ये सफ़ेद जो अपन झाग देख रहे हैं ये पानी है। इसका मतलब ये है कि ये चाशनी पतली होगी, पानी बाहर आ गया। फिर इस चाशनी को अपन बाहर कर लेंगे, आंवला इसी ड्रम में रह जाएगा। उसको गाढ़ी करते हैं, गाढ़ी करने के बाद में फिर इसमें डाल देते हैं। जब ऐसे 2-3 बार करते हैं तो ये क्या है कि आंवला 100% मीठा हो जाता है और एकदम साफ सुथरा, और इसकी लाइफ 4-5 साल हो जाती है। इसमें अपने को कोई केमिकल, चूने का पानी कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका बिल्कुल ओरिजिनल प्रोसेस है और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, केवल चीनी और आंवला ही है ये। इस तरह से ये सभी जो अपन जितने भी ड्रम देख रहे हैं इस सब में ये मुरब्बा भरा हुआ है। जब आंवला तैयार हो जाता है तो उसको फाइनल पैकिंग में पैकिंग करते हैं, जिसमें 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो की हम अलग अलग पैकिंग करते हैं। और ये हमने 1 किलो की पैकिंग कर रखी है, इसमें आंवला और चाशनी है। इसकी लाइफ लगभग 2 साल तक रहती है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा जब तक इस चाशनी के अंदर है, क्योंकि अपन ने इसमें कोई केमिकल कुछ भी इसमें ऐसा नहीं डाला जो इसको ख़राब करे। ये बिल्कुल प्योर है और ये अपन ने सारा पैकिंग कर रखा है इसका। ये किसान आंवलों को सीधे बाजार में ना बेचकर इनका मुरब्बा बनाकर बेचते हैं, तो इससे उन्हें अधिक लाभ मिलता है। तो आइए जानते हैं कि उन्हें आंवले का मुरब्बा बनाकर बेचने पर कितना लाभ मिलता है। अपने यदि इसमें जैसे अपन ने 100 किलो आंवला यदि आराम काम में लिया है और अपन चीनी जब अपन काम लेंगे तो लगभग 90 किलो इसमें चीनी लेते हैं, तो मतलब ये है कि 10 रुपये किलो में यदि आंवला बेचे तो इसको प्रोडक्ट में प्रोसेस करने के बाद में इस आंवले की कॉस्ट लगभग 20 रुपये आ जाएगी। मतलब अपने 10 रुपये का बेनिफिट है। इससे अलावा अपना प्रोडक्ट हो जाएगा, अपन घर पे भी यूज करेंगे, खुद को भी फ़ायदा है और सारा ये, और 10 आदमियों को इससे अलावा काम भी मिलता है, तो उनकी तनख्वाह देने के बाद में भी और अपने खर्चे भी, सारा प्रोडक्ट बनाने के बाद में 10 रुपये ग्रीन आंवले की वैल्यू को अपन 20 रुपये की वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक लाभ लेने के लिए जरूरी है कि आप मुख्य फसल के साथ अंतर्वर्तीय फसलों को उगाएं। जैसा कि अभी जायद का मौसम चल रहा है, जिसमें किसान मूंग के साथ स्वीट कॉर्न मक्के की बुआई करके अच्छी आमदनी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आप मूंग के साथ स्वीट कॉर्न मक्का की खेती किस तरह से करेंगे। आइए इस बारे में जानकारी लेते हैं कृषि विशेषज्ञ मनोज सिंह से।
किसान भाइयों, आज हम आपको जो है मूंग के साथ साथ उसमें इंटरक्रॉपिंग में स्वीट कॉर्न लगाने की विस्तृत चर्चा करना चाह रहे हैं और आपको बतलाना चाहते हैं कि इस समय आपकी खेत जो खाली पड़े हैं उसको खेत को अच्छी तरह से तैयारी कर लें। जुताई करने के बाद उसको मिट्टी पाटा चला करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें और उसमें खाद की मात्रा, गोबर की खाद जो है लगभग आप जो है 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से दें और उसमें खेत की तैयारी होने के बाद उसकी बढ़िया ढंग से जो है जुताई हो जाए और वो लेवल में आ जाए। लेवल में आ जाने के बाद अच्छी तरह से आप खेत को देख लें कि अब लगाने का उपयुक्त समय आ गया है। तब उसमें आप जो है अच्छी वैरायटी जैसे SML 668 और उसके बाद आप पूसा, विशाल और ये सम्राट, ये किस्में हैं जो आप अच्छी मूंग की हैं उनको चुनाव करके आप लगाएं। तो लगाने के लिए गर्मा मूंग में जो है लाइन से लाइन आप जो है 20 सेंटीमीटर, पौध से पौध 15 से 10 सेंटीमीटर रखते हैं और इस कारण से बीज की मात्रा बढ़ जाती है। 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज लगता है। आप मूंग को अच्छी तरह से लाइन खींच करके लगा दें। उसमें मूंग को अच्छी तरह से ढक दें। ढकने के समय आप प्रयास करें कि उसमें ये मल्चिंग कर दिया जाए। मल्चिंग के लिए पुआल का जो डस्ट है उससे मल्चिंग कर देंगे तो एक तो खरपतवार कम निकलेंगे, दूसरा उसमें नमी संरक्षण क्षमता बना रहेगा और तीसरा उसमें फिर पुनः सड़ करके वो खाद में आ जाएगा। ये चीज़ लगा देने के बाद आप उसमें अब मूंग का कंप्लीट हो जाने के बाद आप स्वीट कॉर्न ऐसा चीज़ है कि जिसकी कीमत मार्केट में 5 से लेकर के 10 रुपया किलो, 10 रुपया पर पीस की दर से मिलती है। तो लाइन से लाइन उसमें 1 मीटर, पौध से पौध जो है 15 से 20 सेंटीमीटर पर आप जो है इसको लगाएंगे। 12.5 किलोग्राम बीज जो है आपको 1 हेक्टेयर में लग जा रहा है। इसकी अच्छी प्रभेद ये है कि जैसे शुगर 74, शुगर 75, माधुरी, ये अलग अलग किस्में आपके मार्केट में उपलब्ध हैं। तो इन किस्मों को लेकर के आप 1 मीटर का लाइन से लाइन मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। अच्छा उपाय ये होगा कि आप उसी फरों में जिसमें आप जो है स्वीट कॉर्न गिरा रहे हैं, तो अगर आपके पास संभव हो तो जिंक सल्फेट ये 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बोला जाता है, तो आप पैकेट को खोल करके आप उसमें फरों पर हल्का सा गिरा दीजिए। सबसे पहले इनके बीजों को उपचारित करना चाहिए। मूंग को उपचारित करने के लिए 3 ग्राम थीरम दवा से बीज को उपचारित करें। इसके बाद क्रमशः राइजोबियम कल्चर और उसके बाद PSP कल्चर से उपचारित करें। इसके लिए गुड़ के पानी में कल्चर को घोल लें, बाद में बीजों को इस घोल से उपचारित करें। इसी तरह स्वीट कॉर्न के बीज को पहले थीरम दवा से बाद में एजोबैक्टर कल्चर उपचारित करें। थीरम दवा की मात्रा मूंग के समान ही रखना है, लेकिन एजोबैक्टर कल्चर 10 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। फरों में जब गिरा देते हैं, गिराने के बाद उसको हल्का सा मिट्टी ढक देंगे और उसके ऊपर से ये मल्चिंग के लिए पुआल का जो डस्ट है उसको बढ़िया ढंग से ढक देंगे। मूंग और स्वीट कॉर्न की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए मिट्टी की जांच के आधार पर पोषक तत्वों का प्रबंधन करना जरूरी है। यदि आपने मिट्टी की जांच नहीं करवाई है तो स्वीट कॉर्न और मूंग की अंतर्वर्तीय फसल में पोषक तत्वों की कितनी मात्रा देनी चाहिए, आइए जानते हैं। उसमें फर्टिलाइजर की जो मात्रा है 120 और 80-40 के दर से देते हैं। ये फर्टिलाइजर इसमें जो दिया जाता है तो अर्थात आप इसमें 212 किलोग्राम जो है नत्रजन रहेगा, 132 किलोग्राम DAP रहेगा और 67 किलोग्राम MOP रहेगा। तो फास्फोरस और पोटास जो हम DAP और म्यूरेट ऑफ पोटास से देंगे, इसकी पूरी मात्रा हम शुरू में ही लगा देंगे और जो यूरिया की मात्रा बना 212 किलोग्राम, इसका आधा लगभग 106 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय यूज करेंगे, जिससे आपको अंदर में आपको 3 से 4 लाइन जो है आपको मूंग भी मिल जाएगा और 1 लाइन आपका जो है ये रहेगा। ज़्यादा जगह भी नहीं खोजेगा, क्योंकि गर्मा मूंग आपका 50 से लेकर के 60 दिन में फ्लावरिंग आ जाता है और 65 से 70 दिन में आपको हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो उस ज़मीन का जो उपयोग करने के लिए आप 1 मीटर पर लगाए हैं, तो ये स्वीट कॉर्न आपको बुआई के लगभग 80 से 90 दिन पर आप जो है हार्वेस्टिंग करते जो है, अर्थात जिस समय उसमें घुआ आता है, बाली लगता है, बाली लगने के 18 से 21 दिन पर आप उसकी तोड़ाई करते जो है।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पचौर, जिला भोपाल के कृषक मुरारी शर्मा ने। यह लौकी की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों पर जानकारी चाहते हैं। तो मुरारी शर्मा जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सब्जी वर्गीय फसलों की जब हम बात करते हैं तो लौकी की बहुतायत में हमारे किसान भाई खेती करते हैं। तो इस वक्त लगभग हमारी फसल 20 से 25 दिनों की हमारे खेतों में लगी हुई है और इस वक्त वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था है। और जब वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था की हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से आपको कुछ खास बातें हैं जिनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है ताकि आपकी फसल की बढ़वार अच्छी हो, अच्छे फल लगें और आपको अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त हो। किसान भाइयों लौकी की फसल के साथ कुछ खरपतवार भी उगाते हैं जो कि फसल के साथ खाद, उर्वरक, हवा, पानी और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे लौकी के बेलों का सही विकास नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप अपनी फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। इसके लिए सबसे पहली बात आती है कि आप जब भी लौकी की फसल खेत में देख रहे हैं कि आपकी बढ़वार हो रही है तो इस समय खरपतवार की समस्या आपको जरूर होगी और इसकी निजात के लिए आपको चाहिए। वैसे तो हमारी लौकी की फसल में खरपतवार बहुत कम होते हैं क्योंकि खेत आप बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, उसके बाद उसकी लगाते हैं तो खरपतवार कम से कम आते हैं। लेकिन फिर भी अगर 20 से 25 दिन की अवस्था में आपको कुछ एक मात्रा में खरपतवार अगर आपके खेत में दिखाई दे रहे हैं तो आप उनको उखाड़ दें और खेत से बाहर कर दें और सफाई कर लें। किसी भी फसल की वृद्धि और विकास में सिंचाई का अहम योगदान होता है, इसलिए आप लौकी की फसल में सिंचाई का विशेष ध्यान रखें और खेत की मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए फसल की जरूरत के हिसाब से ही सिंचाई करें। और ड्रिप इरिगेशन की जब हम बात करते हैं तो किसान भाइयों को चाहिए कि लगभग 3 दिन के अंतराल पे लगभग 1 से 1.5 घंटे तक आपको पानी की सिंचाई करनी है ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से, ताकि आपके पौधों को नमी की कमी ना हो और पौधों की बढ़वार में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन कई बार देखा गया है कि कई क्षेत्रों में गर्मी ज्यादा पड़ने के कारण या और भी जमीन के हिसाब से अगर आप देखते हैं कि पानी की और जरूरत है तो आप उस हिसाब से आपकी सिंचाई आपकी लौकी की फसल में आप अनुमान के हिसाब से कर सकते हैं और उसका लाभ आपकी लौकी की फसल को मिल सकता है। कई किसानों को जो कि ड्रिप इरिगेशन नहीं उपयोग कर रहे हैं वो किसान भाई खेतों में देखते रहें और जो मेड़ों में किनारे आप नालियों के माध्यम से सिंचाई करते हैं तो नमी बनी रहे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। लौकी से अधिक उत्पादन मिले इसके लिए आपको फसल की जरूरत के अनुसार पोषक तत्वों का प्रबंधन करना होगा। तो आप कब और कितनी मात्रा में कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करें, आइए जानते हैं। साथ ही साथ ये देखा गया है कि ड्रिप इरिगेशन में जब हम खाद की बात करते हैं तो 20 से 25 दिन के अंतराल पे आप जो 19-19-19 जो हमारा एनपीके का डोज होता है उसका एक डोज आपको फर्टिगेशन या हमारा जो ड्रिप इरिगेशन है इसके माध्यम से देते हैं। किसान भाई वैसे भी इस कार्य को बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन ये इस बात का ध्यान रखें कि ये 20 से 25 दिन की अवस्था में वानस्पतिक वृद्धि हो रही है, ऐसे समय में आपको देना बहुत अधिक आवश्यक है। इसके अलावा जो किसान भाई ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से खाद नहीं दे रहे हैं उन किसान भाइयों को चाहिए कि वे लगभग 3 किलोग्राम नाइट्रोजन, 3 किलोग्राम डीएपी, 3 से 5 किलोग्राम तक हमारी जो पोटास है इसको सबको अच्छी तरीके से मिला लेवे और मिलाने के बाद आप जो थोड़ी थोड़ी मात्रा लगभग 1 एकड़ क्षेत्र में इस खाद को हमको जो हमारा उर्वरक है उनको आपके पौधे के आसपास देना है ताकि आपके पौधों की बढ़वार अच्छी हो। और ये जो डोज आपको मैं बता रहा हूँ किसान भाई, इसको पूरा अच्छी तरीके से मिलाने के बाद इसको लगभग 20 दिन के अंतराल पे फिर से आपको रिपीट करना है ताकि इसका अच्छा लाभ आपकी फसल को मिले और अच्छे फूल आए और फलों की संख्या भी अच्छी आए। लौकी की बेलें सही तरीके से बढ़े और फल खराब ना हो, इसके लिए आप लौकी की बेलों को किस तरह से सहारा दें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। बढ़वार की अवस्था में किसान भाई अगर उनको जो हम देखते हैं कि आजकल किसान भाई हमारी जो लौकी है उसको तारों के माध्यम से या हम कहेंगे 10-10 फीट की माध्यम से पोल या खंबे गाड़कर और उसमें अगर हम जीआई तार है या रस्सियों के माध्यम से उनको पौधों को बांधते रहते हैं ताकि पौधों की ग्रोथ या बढ़वार बहुत अच्छी से होती है। और ये भी एक
धारणा रहती है हमारे किसान भाइयों की कि अगर वो खेत में फैलने देते हैं फसलों को तो उसमें अच्छी फसल आती है, अच्छे फूल आते हैं, लेकिन ये आपकी गलत धारणा है, क्योंकि पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा और पानी सभी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। और जब आप इसको इस तरीके से 10-10 फीट के दूर पे खंबे गाड़ लें या पोल गाड़ने के बाद उसमें अगर आप लोहे के जीआई तार में उनको बांधते हुए अगर उन पौधों की शाखाओं को ऊपर चढ़ाते रहते हैं तो निश्चित रूप से बहुत अधिक क्षेत्र में आपकी पौधों को बढ़वार मिलती है और फूल भी अच्छे आते हैं और उनको प्रकाश संश्लेषण या हवा भी अच्छे मिलने से पौधों का आकार भी अच्छा आता है। और सबसे खास बात हमारे किसान भाई मैं आपको बताऊं कि इससे आपको रोग और व्याधियों की जो समस्या आती है उससे बहुत अच्छे से निजात मिल जाती है, क्योंकि इस प्रकार से जब हम खेती करते हैं तो कम से कम बीमारियां लगती हैं, कम से कम रोग लगते हैं और कम से कम हमारे जो कीट वगैरह हैं इनकी समस्या कम आती है। लौकी की फसल को कुछ कीट और रोगों द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है और यदि आपने इन कीटों और रोगों का शुरुआती अवस्था में नियंत्रण नहीं किया तो यह कीट और रोग फसल को खराब कर देंगे और आपको लौकी का कम उत्पादन मिलेगा। इसलिए कीट और रोग नियंत्रण करना जरूरी होता है कि इन सब के बावजूद भी कुछ कीट और बीमारियों की समस्या हमारे इन पौधों की बढ़वार की अवस्था में जरूर आ जाती है। उसमें रस चूसक कीट है, हमारा लाल कीट है जो कि सबसे ज्यादा हमारी लौकी की फसल को समस्या देता है। तो हमको इनकी रोकथाम के लिए कुछ खास चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास नीम तेल है उसकी लगभग 5 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर आप छिड़काव करते हैं तो पौधों में प्रारंभिक अवस्था में इस प्रकार की समस्याएं नहीं आएंगी और आपको कीटों की समस्या से निजात मिलेगी। लेकिन कई बार देखा गया है कि लाल कीट बहुतायत में लग गया है तो आपको फिर रासायनिक दवाओं की ओर जाना पड़ता है। ऐसे समय में आप अगर क्यूनालफास या क्लोरोपाइरीफास जो दवा है उसकी लगभग 1.5 से 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर आप फसल में छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से ये लाल कीड़ा एवं रस चूसक जो कीट हैं इनकी समस्या से आपको निजात मिलेगी और पौधों की जो कीटों से समस्या थी उससे आपकी रोकथाम हो जाएगी। इसके अलावा कई बार देखा गया है कि हमारे पौधों में जो पत्ती धब्बा रोग है इसकी समस्या भी देखी जाती है। तो ऐसे समय में जब आप निरीक्षण कर रहे हैं, खेतों में घूम रहे हैं और किसी प्रकार की रोग की समस्या जैसे कि पत्ती धब्बा रोग है जिसमें कि किनारे से पत्तियां सूखना शुरू हो जाती हैं और बीच में धीरे धीरे पूरा पत्ता ही सूख जाता है और ये जब बीमारी बढ़ती है तो बहुतायत में हमारी फसल को नुकसान मिलता है। तो ऐसे समय में जब आप प्रारंभिक अवस्था में इस तरीके की कोई पौधों के पत्ते दिखाई दे रहे हैं तो आपको शुरुआत में ही इसमें मैनकोजेब या डायथेन M45 इन दवाओं की लगभग 2 से 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसका अच्छी तरीके से अगर आप फसलों में छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी फसल में किसी भी प्रकार की जो रोग हैं उनकी समस्या नहीं आएगी। इस प्रकार किसान भाई बताई हुई जो बातें हैं विशेष रूप से आप ध्यान रखें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। लहसुन की आधुनिक तकनीक से खेती करके एक किसान ने लिया अधिक उपज और आय। गन्ने की SRI विधि से नर्सरी तैयारी पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है अन्नदाता mp@etv.co.in।
इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल इसी समय आपसे फिर होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।